हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। तो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं धन के लिए युद्ध। जैसे कि हम पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि नए जो राज थे और उनके जो राजा थे किस प्रकार से राजवंश स्थापित कर रहे थे और उनका संचालन कर रहे थे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे कि धन के लिए युद्ध क्यों हो रहे थे। ठीक है, अब राजवंश स्थापित हो रहे थे तो धन के लिए भी युद्ध होना जायज़ सी बात थी। ठीक है, ये टॉपिक क्लास 7th NCERT हिस्ट्री का टॉपिक है और ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप पर्सनल ट्यूटर के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको सारे वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों, हम आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आपने यह गौर किया होगा, ठीक है, कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। यानी इनमें से जो शासक था वो किसी न किसी राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। ठीक है, वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। उस समय क्या होता था, प्राचीन समय में एक राजा दूसरे अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह को पाने के लिए हमेशा युद्ध करते रहते थे। ठीक है, एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। ठीक है, कन्नौज नगर की बात करते हैं। कहाँ था? गंगा घाटी में कन्नौज नगर था। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशकों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ रहे थे। अब कन्नौज एक जगह थी, जैसे कि आप अपने घर में एक टॉफ़ी फ्रिज में रखी हुई है और आपके 2-3 भाई बहन और हैं, लेकिन आप तीनों लोग उस एक टॉफ़ी के लिए लड़ रहे हो। तो यहाँ पे टॉफ़ी हो गई कन्नौज और ये गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और जो पाल वंश है ये आप और आपके भाई बहन हो गए। ठीक है, तो इसीलिए जो कन्नौज नगर था उसके लिए ये सारे लोग युद्ध कर रहे थे आपस में। ठीक है, तो कौन कौन था? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल। ये याद रखिए आप लोग, कन्नौज के लिए अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कन्नौज के लिए किन किन वंशों के मध्य खींचातानी या फिर लड़ाई युद्ध चल रहे थे। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश। ठीक है, कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकार ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। प्रायः ये जो लड़ाई थी ये 3 पक्षों में थी। ठीक है, इसलिए इस इतिहास में इसको क्या कहा जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। जैसा कि हम पृष्ठ में देखेंगे, आगे के पृष्ठ में हम देखेंगे। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। अब शासकों ने क्या किया कि लालच दिखाया। क्या किया? मंदिरों का निर्माण कराया और अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर हमला करते, आक्रमण करते, तो मंदिर को भी निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे कि मंदिर किस प्रकार से अधिक संपन्न भी होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद, जो अफगानिस्तान है वहाँ का जो गजनी एरिया है ना, हमने हिस्ट्री में कई बार गजनी वर्ड सुना है। तो अफगानिस्तान में गजनी एक एरिया है। ठीक है, वहाँ का जो सुल्तान था वो महमूद। कौन था? गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। उनमें उसने 997 से 1030 तक शासन किया। जो महमूद था उसने 997 से 1030 तक शासन किया। कब से कब तक? 997 से 10 से 30 तक। और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भाग ईरान उपमहाद्वीपीय के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक कर लिया था। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीपीय पर हमला करता। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर शामिल था। तो जैसा कि अभी हम संपन्न मंदिर के बारे में बात कर रहे थे कि मंदिर उस समय के, प्राचीन समय के जो मंदिर होते थे वो काफ़ी संपन्न होते थे, हीरे जवाहरात से भरे होते थे, इसलिए अक्सर लोग मंदिरों को लूटा करते थे। तो इसी क्रम में जो गजनी का सुल्तान था महमूद, उसने
अपना निशाना बनाया मंदिरों पर, ठीक है, क्योंकि वो धन लूटने के उद्देश्य से आता था। तो जिसने सबसे पहला निशाना बनाया, जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर था, वो भव्य संपन्नशाली मंदिर था, तो उसने वहाँ का गुजरात के सोमनाथ मंदिर को निशाना बनाया। महमूद जो धन उठा ले गया, उसको बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया। अब उसने, जो महमूद था, उसने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और बहुत बड़ी मात्रा में धन उठा ले गया। कहाँ? अपने गजनी ले गया, जहाँ वो रहता था अपने घर, और वहाँ पर गजनी में एक भव्य वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया। यानी उस समय उसके पास राजधानी ऐसे ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो वहाँ पे उसने एक भव्य वैभवशाली यानी काफ़ी अच्छी राजधानी का निर्माण कर लिया, ठीक है, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों में के कई बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बिरनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीपी का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। किसने? जो सुल्तान महमूद हैं, उसने किसको लेखा जोखा काम दिया था? ठीक है, उसने उपमहाद्वीपी पे लेखा जोखा लिखने का काम किसको दिया था? अल बिरनी, उसका जो विद्वान था, वो महमूद का विद्वान था, ठीक है, उसे ही वो काम पे लगाता था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद किस में लिखी गई? किसने लिखा था? अल बिरनी ने लिखा था। अरबी में लिखा था किताब अल हिंद। आज इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बिरनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत विद्वानों से भी परामर्श लिया था। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोग को? युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे। अब युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने लगे। चाहमान जो थे, वो बाद में चौहानों के रूप में जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी थी। चाहमानों का प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय, अक्सर आपने देखा होगा कि टीवी में सीरियल आता है पृथ्वीराज चौहान, ये उन्हीं के बारे में कहानी बताता है। किसके बारे में? जो पृथ्वीराज तृतीय थे, चौहान साम्राज्य के बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे और बहुत महान शासक थे। पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 तक इनका कार्यकाल था। इन्होंने इतने टाइम तक अपने बहुत सारे अच्छे कामों को अंजाम दिया, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उनके हाथों हार गए। ये सारी चीज़ें थी। तो लोग अपने धन की लालसा में धन के लिए युद्ध होने लगे। लोग अपने क्षेत्रों के बजाय दूसरे क्षेत्रों को भी नियंत्रण करने के लिए एक दूसरे पर युद्ध करने लगे। इसी क्रम में जो बाहर के लोग थे, यानी दूसरे अगर अफगानिस्तान के साइड के उत्तर पूर्वी साइड के एरिया के जितने भी देश थे, वहाँ के भी जो शासक थे, वो भारत में धन लूटने की इरादे से भारत आने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के मंदिर और यहाँ पे इतना ज़्यादा धन दौलत थी, यहाँ के मंदिर इतने भव्यशाली धन दौलत से परिपूर्ण होते थे कि लोगों को लालच आ गया, और वहाँ के लोग, दूसरी जगहों के लोग, जहाँ पे पैसे की कमी होती थी, धन की कमी होती थी, तो वहाँ के लोग भारत में धन लूटने के लिए अब भारत में आगमन करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप गजनी का जो सुल्तान था महमूद, उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और बहुत सारा धन अपने गजनी ले गया, जिसके कारण गजनी पर एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण भी कर लिया। और इन्हीं खींचातानी के बीच एक चौहान वंश भी उभर के आता है। चौहान वंश क्या था कि ये अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर निवास करते थे, ठीक है, और जो इन्होंने अपने नियंत्रण स्थापित करने के लिए गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से लड़ाई अक्सर टक्कर लेनी पड़ती थी। चौहानों में सबसे महत्वपूर्ण शासक के बारे में पढ़ा जाए तो पृथ्वीराज तृतीय थे। उन्होंने मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन 1192 में अगले ही साल उनके हाथों द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। तो ये पूरी कहानी थी धन के लिए लड़ाई करने के लिए, धन के लिए परिश्रम के में, और धन के
लिए युद्ध करने के लिए। ये सारी कहानी थी, किस प्रकार से धन के लिए युद्ध करने में लोगों की जानें गंवाई और बड़े बड़े मंदिरों को लूटा और भारत से बहुत सारे अपार धन को दूसरे देशों में ले गए। ये सारी चीज़ें थी। अब सुल्तान का मतलब समझते हैं। अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शासक। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सुल्तान होता है, जैसे गजनी का सुल्तान, जैसा कि महमूद था, तो यानी गजनी का जो राजा था, वो शासक था, वो महमूद था। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपके सारे डाउट को अच्छे से क्लियर कराऊंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।